हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को देख करके बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के जो सॉलिड पेपर हैं उनको भी देख रहे होंगे। कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉलिड पेपर को नहीं करते हैं तो हम बता दे रहे हैं सही सही से कि आने वाले समय में आपको बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इन सही सब सब्जेक्टों से। ठीक, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते रहिए, विश्लेषण करते रहिए और नोट्स की मदद से आप हर चीजों को, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो बता रहे हैं लेकिन उन कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आप जब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको भी समझेंगे तो ही आगे की तरफ आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और जो वायसराय हुए उन्हीं के विषय में हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही चले जाने के बाद ठीक 1793 ईस्वी में अगला जो गवर्नर जनरल बन करके आया उसका नाम था सर जॉन शोर, 1793 से 98 ईस्वी में। ठीक, इसी जॉन शोर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को रैयतवाड़ी भारत में यानी जमींदारी व्यवस्था लागू करने की क्या दिया था, सुझाव दिया था। ठीक, तो सर जॉन शोर के समय में कुछ एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको जानेंगे और जानने के बाद आगे आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली, जिसकी सहायक संधि के लिए जो जाना जाता है, सहायक संधि के विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे इसी के समय में 1793 का चार्टर एक्ट आया, स्टार बनाकर लिखेंगे इसी के समय में, इसी के समय में, इसी के समय में 1793 का चार्टर एक्ट आया, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, एक्ट आया। इस एक्ट में क्या था, हम लोग जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट का मतलब राजलेख, राजलेख अधिनियम यानी राजा के द्वारा लिखा गया, यानी ब्रिटेन के राजा के द्वारा। ठीक, तो 1793 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया तब हम भारत के संवैधानिक विकास में इसको जानेंगे। बस यहाँ पर इतिहास में इतना जानते रहिए कि यह 1793 में सर जॉन शोर के समय में आया और इसी में 20 साल के लिए कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। कितना, 20 सालों के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग आएंगे, अब आगे स्टार बना करके लिखिएगा इसी के समय में क्या हुआ। कहीं कहीं 1795 ईस्वी देता है, ठीक, कहीं कहीं 1796 ईस्वी देता है, लेकिन सही है 95। ठीक, ईस्वी। एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ, लिखेंगे दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, एक तो मराठा, सॉरी पहले युद्ध का नाम लिखेंगे। ए युद्ध जो हुआ उसका नाम था खुर्दा का युद्ध या खरदा का युद्ध, खरदा या खुर्दा का युद्ध। ठीक, खरदा या खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध। ठीक, दो लोगों के बीच हुआ था, एक मराठा के बीच हुआ और दूसरा जो था इसमें निजाम, कहाँ का निजाम, हैदराबाद का निजाम के बीच हुआ था। ये लंबे संघर्ष से इनके बीच लड़ाई चल रही थी और इनके बीच जब हुआ युद्ध तो मराठा शक्ति उस समय बहुत पावरफुल थी और मराठाओं ने क्या कर दिया, विजय हासिल की और इसमें निजाम क्या हो गए, पराजित हुए। और जब निजाम पराजित हुए तो इन्होंने 3 करोड़ रुपए के साथ क्या किया, इनको अपना क्षेत्र दिया। जो युद्ध में नुकसान हुआ था उसके साथ साथ 3 करोड़ रुपया निजाम दिया हैदराबाद का जो निजाम था मराठाओं को, प्लस अपना क्षेत्र भी दान दिया। ठीक, दान का मतलब है पूरा उठा करके दे दिया, किनको, मराठाओं को। यानी मराठाओं ने अब हैदराबाद पर कब्जा कर पा लिया है। ठीक, और इसके पहले अभी हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बताया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, किसमें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। उन्होंने बंगाल के साथ साथ जो रैयतवाड़ी जमींदारी व्यवस्था लागू की भारत में, उसके साथ साथ उन्होंने देखा था कि दक्षिण भारत में हमारे 3 दुश्मन थे, पहला मराठा, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मैसूर, टिप्पू सुल्तान। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था कि
हैदराबाद और मराठाओं से पहले साथ मांगा, कहा कि अब तुम साथ दो, हम लोग चल करके मैसूर पे आक्रमण करते हैं, यानी टिप्पू सुल्तान पर आक्रमण करते हैं। और इन दोनों का, हैदराबाद और मराठाओं का भी दुश्मन टिप्पू सुल्तान था, ठीक। और ये आपस में ही दोनों दुश्मन थे, मराठा और हैदराबाद। तो ये सोचे क्यों न चल करके आक्रमण कर लें। और अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि जो लूट का धन होगा उसका आधा धन हम आप लोगों को देंगे। इस लूट के आश्वासन पर इन्होंने चला गया, जो मराठा थे ये चले गए। और जब मराठा चले गए तो हुआ क्या, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक। युद्ध तो जीते, अंग्रेजों ने कुछ संपत्तियां दे दी इनको। अब मराठा वहां पर मैसूर को जीतने के बाद, ठीक, आधी संपत्तियां टिप्पू सुल्तान ले लिया और टिप्पू सुल्तान हो गया है पराजित। अब पराजित हो गया है तो टिप्पू सुल्तान के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, अभी आगे की तरफ हम देखेंगे। अब मराठा उसके पहले फिर क्या कहते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो 90 से 92 के बीच में हुआ, ठीक। अब आगे मराठा 1795 कहीं कहीं 96 देता है, लेकिन 95 सही है, खरदा या खुर्दा का युद्ध हुआ जिसमें मराठा और निजाम क्या हुए, पराजित हुए, ठीक। मराठा और निजाम के बीच हुआ जिसमें मराठा विजयी हुए, निजाम पराजित हुए। ये पूछा जाता है खरदा या खुर्दा कहां पर है, तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ठीक। आगे की तरफ चलेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, ठीक। अगले गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, ठीक। क्या, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली देखेंगे। लॉर्ड वेलेजली के बारे में, जो अपने सहायक संधि के लिए पूरे भारतीय इतिहास में जाना जाता है। और इतिहासकारों का मानना था कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य के जो घर एक तरीके से मान लीजिए है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने नींव रखने का काम किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने उसको नींव को मजबूत करने का काम किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवार उठाने का काम किया था, ठीक। और ये जो लॉर्ड वेलेजली आया है, ये उस दीवार के ऊपर छत लगाने का काम करेगा, छत रखने का काम करेगा और इसको पूरे मजबूत करने का काम इसके बाद आने वाले गवर्नर जनरल वायसराय करेंगे, ठीक। तो आगे की तरफ लिखेंगे लॉर्ड वेलेजली, कौन सा गवर्नर जनरल आ गया, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक। क्या, लॉर्ड वेलेजली, ठीक। जिसका समय था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, ठीक। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि क्या है, देखिएगा, सहायक संधि अगर देखा जाए तो दो शक्तियों के बीच आपसी समझौता कर लेना ही सहायक संधि होती है। यानी कोई दो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ठीक, और उनके बीच आपसी समझौता कर लिए आपस में। वो दोनों शक्तियां, एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से लड़ रहा है, दो साम्राज्य माना ए एक साम्राज्य बी है, दोनों बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और दोनों टकरा रही हैं, ठीक। जैसे भारत और चाइना अगर हम ले लेते हैं, दोनों बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अगर दोनों लड़ रहे हैं, बाद में दोनों चल करके अगर सहायक संधि अपना लेते हैं, संधि कर लेते हैं, तो उसको सहायक संधि नाम दिया जाता है। तो वही, लेकिन भारत के प्रभावपूर्ण उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में देखा जाए तो सहायक संधि का अर्थ बदल जाता है जब ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे होते हैं किस पर, भारत पर। अर्थ बदल क्या जाता है, देखिएगा, अर्थ बदलने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स कब्जा करना चाहते हैं भारत पे, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि श्रेष्ठ शक्ति अपने को बना लिया, किसको, ब्रिटिशर्स, ठीक। ब्रिटिशर्स शक्ति अपने को श्रेष्ठ बना लिए। और भारतीयों को क्यों सहायक संधि आपस में करनी पड़ी, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक। पहले जानेंगे सहायक संधि क्या है, तो हमने पहले बता दिया कि दो शक्तियों के बीच अपनाने के लिए, मतलब आपसी समझौता कर लेते हैं, वही सहायक संधि है। यानी दो शक्तियां हैं, लड़ रही हैं, आपस में संधि कर ली तो सहायक संधि कहलाएंगी, ठीक। लेकिन भारत में प्रभावपूर्ण, ब्रिटिश का जब प्रभावपूर्ण नियंत्रण हो, उस समय सहायक संधि का अर्थ बदल जाता है। उस समय का मतलब ये है कि कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है, उसी के शक्ति को क्या करना, लेना, खरीदना, अपने पास रखना, समझौता करना उससे, ठीक। यही है सहायक संधि का मतलब। कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। हुआ क्या, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदराबाद और मराठा का सहयोग पाकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर के
सुल्तान टिप्पू सुल्तान निजाम को, टिप्पू सुल्तान को पराजित कर दिया। उस समय टिप्पू सुल्तान पराजित होकर के लगभग उसकी आधी हिस्सेदारी अंग्रेजों ने ले लिया और उसमें से कुछ हिस्सा मराठाओं और हैदराबाद के निजामों को दिया, ना के बराबर, और अंग्रेजों ने सर्वाधिक अच्छे अच्छे जगहों पर कब्जा कर लिया। तो उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि देखिए, हमने अपने मित्रों को लंगड़ा बना दिया और अपने शत्रु को पंगु कर दिया, ठीक, अपने दिमाग से। तो ऐसा उन्होंने जब कर दिया तो हुआ क्या कि टिप्पू सुल्तान पराजित होने के बाद भी हार नहीं माना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उस संधि में भी उसने बहुत जबरदस्ती संधि किया, क्योंकि उसके बच्चे को लॉर्ड कॉर्नवालिस उठा ले आया था, ठीक, जितने उनके बच्चे थे, किसके, टिप्पू सुल्तान के। अब उसी समय जो मैसूर का निजाम हुआ करता था, टिप्पू सुल्तान, उसके और भी राजदूत देश विदेशों तक जाते थे, देश विदेशों की वो खबरें रखता था। वो पता लगाने लगा पूरे दुनिया भर में कि ये जो अंग्रेज हैं ये कहाँ पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इनकी हालतें कैसे चल रही हैं दुनिया भर में, उसको पता लगाया। तो उन्होंने देखा कि यूरोप में ही जो एक फ्रांसीसी शासक था, ठीक, नेपोलियन शासक था, उसने देखा कि बहुत उस अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उस समय ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, ठीक, हाथ साफ कर रहा है अपना। तो उन्होंने एक राजदूत के माध्यम से, टिप्पू सुल्तान ने वहां के शासक नेपोलियन को, फ्रांसीसी शासक नेपोलियन को एक निमंत्रण पत्र भिजवाया कि क्यों ना आप भारत आएं और हम दोनों मिल करके अंग्रेजों के ऊपर अपना हाथ साफ करें। तो इस पर टिप्पू सुल्तान की बात पर नेपोलियन ने आश्वासन दिया कि जरूर आएंगे भारत, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जरूर आएंगे भारत। अभी बात जब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को पता चली तो उनको डर सताने लगा कि अगर ये स्थिति आ गई, अगर नेपोलियन भारत पहुंच गया तो हम लोगों का भारत से भी खात्मा हो जाएगा। और अभी कुछ समय पहले अमेरिका की क्रांति हुई तो वहां से भी हमारा खात्मा हो गया, जो कि एक सेनानायक था, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वहां से होकर के तब भारत का गवर्नर जनरल बना है। तो इनको डर था कि बस भारत ही बचा है जो हमारे कब्जे में है और ये भी जा सकता है। इसीलिए इन्होंने अगला गवर्नर जनरल जिसको बना करके जॉन शोर के बाद भेजा 98 में, वो भेजा था लॉर्ड वेलेस्ली को। और लॉर्ड वेलेस्ली आया तो इसको भारत के बारे में इसने अध्ययन किया हुआ था, ये जानता था कि भारत के लोग बड़े दयावान होते हैं, प्रतिभाफुल होते हैं, कि अगर इनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा दयावान होते हैं, बड़ी दया दिखाते हैं। इसने उसी प्रक्रिया पर आया और भारतीय राजाओं से जब मिलना स्टार्ट किया तो भारतीय राजाओं को बड़ी प्रशंसा की, उनकी शक्तियों की प्रशंसा करने लगा। इसमें भारतीय राजा बड़े खुश हुए, कहा कि हम जानते हैं महाराज, आपकी शक्ति बहुत पावरफुल है, ठीक, आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, आप ऐसे हैं। मतलब भारतीय राजाओं को खुश करने के इन्होंने जो भी प्रक्रिया अपना लिया कि भारत में अब ये चीजें न पता चल पाए कि हमारे ऊपर, एक तरफ से कह लीजिए इन्होंने मीठा विष देने का काम किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक, राजाओं को धीरे धीरे प्रसन्न करने लगा। और जब राजा प्रसन्न होने लगे तो हुआ क्या, इसी प्रसन्नता के साथ साथ जब राजा प्रसन्न हुए तो प्रसन्नता के साथ साथ इन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो महाराज आप क्यों पराजित हो जाते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी आपके पास सेना की, आपकी सेना कमजोर है, इसी की वजह से आप पराजित हो जा रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि सही है, आप सही बता रहे हैं कि हमारी सेना क्या है, कमजोर है। तो इन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमसे क्या लीजिए, इन्होंने कहा कि आप हमसे एक रेजिमेंट लीजिए, रेजिमेंट, ठीक, रेजिमेंट, इसमें सैनिक टुकड़ी होती थी, क्या, सैनिक टुकड़ी, क्या, सैनिक टुकड़ी, और एक रेजिडेंट लीजिए, एक रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता है, एक सलाहकार होता है, ठीक, एक सलाहकार। इन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमसे रेजिमेंट लीजिए, एक सैनिक की टुकड़ी ले लीजिए सेना की, ठीक, और एक रेजिडेंट, एक सलाहकार ले लीजिए, ठीक, और इनको जो हम वेतन दे रहे हैं वो वेतन आप दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपका साम्राज्य छोटा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमको कैश दे दीजिए। लेकिन अगर आपका साम्राज्य बड़ा है, आप कैश नहीं देना चाहते हैं तो आप कुछ एरिया दे दीजिए, हम वहां से टैक्स वसूल करके इन सैनिकों का क्या करेंगे, हम इनको वेतन दे लेंगे, और लेकिन ये आपकी सुरक्षा में लगे रहेंगे, आपकी बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उस पर कुछ शर्तें होंगी। इन्होंने, अब देखिए, भारतीय राजाओं को कब्जे में ला रहे हैं, ठीक,
उनको अपनी सब कुछ दे करके उनको अभी कब्जे में लेंगे। कैसे लेंगे? ये सैनिकों को वेतन कौन देगा? वो अपने ही देने के काम मतलब काम कर रहे हैं। कौन? जो गवर्नर जनरल बन करके आए, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अपने ही वेतन देने की बात कर रहे हैं। इनसे भी कह रहे हैं कि आप हमको पैसा दे दीजिए, हम वेतन देते रहेंगे, और जो सेनाएं हैं और जो एक सलाहकार है रेजिडेंट, ये आपकी सेवा में लगे रहेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, उसके साथ इन्होंने कुछ कुछ समझौता किया कि आप जब हमसे कंपनी से सहायता मतलब आप हमसे कंपनी से सहायक संधि कर रहे हैं, आप लिखित दे रहे हैं हमको, तो आपको किसी भी जो शत्रु हैं आपके बगल में आसपास, ठीक, इन शत्रु देशों के किसी भी व्यक्ति को आपके साथ न दोस्ती करनी होगी, न उसको अपने पास शरण देना होगा, ठीक। सहायक संधि में पहली बात ये थी। फिर दूसरा बात, बिना कंपनी के आदेश से आपको बगल वाले से न युद्ध करना है, भले वो आक्रमण कर दे, न आपको युद्ध करना है, न संधि करना है, न मैत्रीतापूर्ण व्यवहार रखना है, ठीक। फिर इन्होंने आगे क्या रखा प्रस्ताव कि आपके आंतरिक और बाह्य आक्रमण की पूरी जिम्मेदारी, ठीक, जो आक्रमण हो रहा है इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। और आपको एक सलाहकार तो दे ही रहे हैं हम रेजिडेंट, इसी की सलाह से हम सब कुछ क्या होगा, आपका कार्यभार चलेगा। फिर इन्होंने ही राजाओं को खुश करने के लिए क्या कहा कि जो भारतीय नरेश हैं, आप लोग जो राजा महाराजा हैं, आप लोगों की जो शक्तियां हैं इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अहस्तक्षेप की नीति अपनाया, ठीक। क्या? अहस्तक्षेप की नीति, यानी हम आपके कार्यभार में कोई भी तरीके से जो आंतरिक प्रशासन का है उसमें हम कोई भी तरीके से आपके राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जैसे हैं तैसे रहिए। लेकिन कर दिया इन्होंने। कैसे कर दिया? अब सोचिए, पैसे पर सेना दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, ठीक। अब पुलिस किसी भी राजा को चाहिए। अब अंबानी परिवार है, अंबानी को पुलिस चाहिए, और अंबानी से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको पुलिस दे रहे हैं, ठीक। अब वेतन देने के लिए भारत सरकार ने पैसा ले लिया किससे? अंबानी से, और अंबानी को पूरी पुलिस मिल गई किसको? उत्तर प्रदेश सरकार के। अब अंबानी को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार सेवा दे रही है, ठीक। लेकिन जो सरकार है वेतन दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ही पुलिस को वेतन दे रही है, तो अब सरकार जैसे कहेगी वैसे पुलिस काम करेगी। यही हुआ इसमें। अब जैसे भी चाहते थे अंग्रेज, जैसे कंपनी चाहती थी, ऐसे सैनिक और सलाहकार क्या करते थे, उनकी सुरक्षा घेरा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनको सैनिक प्रदान करते थे, उनकी उसी तरह देखभाल करते थे, क्योंकि वेतन वही देते थे, ठीक। और राजाओं के पास से जो उन्होंने कहा कि आप छोटे साम्राज्य वाले हैं तो आप हमको कैश दे दीजिए, ठीक, समय समय पे आप हमको कैश देते रहिएगा, और इस तरह से हम वेतन भी चुकाते रहेंगे, आपकी सुरक्षा भी होती रहेगी। और जो बड़े साम्राज्य थे उनसे कहा कि अगर आप कैश नहीं देना चाहते हैं तो आप कुछ एरिया दे दीजिए, हम वहां से टैक्स वसूल लेंगे, ठीक। और इन्होंने हस्तक्षेप की, यानी उनके आंतरिक शक्तियों में, आंतरिक कार्यभार में मतलब हाथ न लगाने के लिए कहा, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। बाकी आंतरिक और बाह्य कोई भी आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक फोर्स लगाने की मतलब सुरक्षा पे पूरा कंपनी ले ली सुरक्षा की, हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रही सहायक संधि। और सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम जो राज्य हुआ वो हैदराबाद ही था, जो कि 1798 में सहायक संधि को अपना लिया, ठीक। इसी प्रकार क्रम में मैसूर हुआ, जो कि 1799 ईस्वी में अपना लिया। इसी प्रकार तंजौर हुआ, जो कि 1799 ईस्वी में। इसके बाद अवध हुआ, जो कि 1801 ईस्वी में अपना लिया, ठीक। सहायक संधि अगर देखा जाए बात, तो भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले था, ठीक, फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले ने भी भारतीय राजाओं को उनसे पैसा लेकर के उनको सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए पहले ही इस कार्यक्रम को अपनाया था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला या लॉन्च करने वाला जो व्यक्ति आता है वो लॉर्ड वेलेस्ली ही आता है सहायक संधि को लागू करने के लिए। सहायक संधि जब भारत में लागू हुई तो इसमें हुआ क्या? सहायक संधि जब भारत में लागू हुआ तो इसे कंपनी को क्या लाभ हुआ? कंपनी अब अपना पूरा स्वामित्व तो क्या की, पूरे भारत के अंदर जहां जहां जिन जिन राज्यों ने
अपना इसको सहायक संधि को अपनाया, यानी ये चीज रेजिमेंट और रेजिडेंट लिया, रेजिमेंट सैनिक की टुकड़ी लिया और रेजिडेंट एक सलाहकार लिया। जिसने जिसने किया उस पर वास्तविक उसका नियंत्रण किसका हो गया, कंपनी को हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज हुई, फ्रांसीसियों का प्रभाव पूरी तरीके से, यानी जिस अभी फ्रांसीसी पराजित होकर के चले गए थे लेकिन कुछ था, इनकी फ्रांसीसियों का जो पूरा प्रभाव था भारत में क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, इनकी जो वास्तविक शक्तियां थी, प्रतिष्ठा थी, वो सारी चीजें क्या होने लगी, खत्म होने लगी। भाई जिसके भी क्षेत्र में, जिसके भी घर में बाहरी कोई आकर के कब्जा करके उसको सुरक्षा देने लगे, बाहरी सुरक्षा आ जाए देने के लिए, तो उसकी पूरी शक्तियां क्या होंगी, उसकी शक्तियां छीड़ होने लगेंगी, क्योंकि वो बाहरी चीज आकर के आदमी उसका सब कुछ कर रहा है। ठीक, यानी वो उसके नियंत्रण उसके हाथ में चला गया। अब इनकी सुरक्षा व्यवस्था राजा रजवाड़ों की क्या होगी, इन सैनिकों के हाथ में। जिस दिन कंपनी आदेश दे देगी ये सैनिक तुरंत गोली से भून देंगे, ये होगा। ठीक, ये अब कंपनी चाहती है कैसा क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। अभी सलाहकार और सैनिक की टुकड़ी, यानी वो अपनी प्रतिष्ठा भी क्या कर दिए, प्रतिष्ठा और शक्ति में खो दिए। इधर कंपनी की क्या हुई, इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। अब कंपनी की शक्तियां बढ़ रही हैं, क्योंकि वो और लोगों से उनको जो भी डर था वो टलने लगा। डर क्या था कि कहीं नेपोलियन आक्रमण न कर दे, जो फ्रांसीसी शासक था, क्योंकि टिप्पू सुल्तान उस पर क्या किया था, मतलब आश्वासन दिया था, मतलब उसको निमंत्रण भेजा था, वो भी आश्वासन दिया था भारत आने के लिए। इससे सबसे बड़ा जो डर था अंग्रेजों को, ये टल गया। ठीक, क्योंकि मैसूर भी क्या किया था, 1799 में ही टिप्पू सुल्तान मरा, उसके बाद सहायक संधि स्वीकार कर लिया मैसूर राज्य भी। ठीक, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के बाद फिर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया सबके ऊपर, अधिकतर जितने भी साम्राज्य इसको स्थापित किए। फिर मराठाओं जो 5 भागों में बटे हुए थे, पहले पूना के जो पेशवा हुए मराठाओं में एक भाग, उसने भी सहायक संधि को अपना लिया, और फिर उसने सहायक संधि को अपनाकर अंग्रेजी सैनिक पा करके और भी मराठाओं से युद्ध लड़कर इसको भी पा लिया। बस इंदौर के जो होलकर थे मराठाओं में, उन्होंने ही इस संधि को नहीं अपनाया था। इससे कंपनी को क्या लाभ हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायक संधि से लाभ ये हो गया कि जो राजाओं के पास सेना हुआ करती थी, उसके साथ साथ जो इन्होंने सेना का गठन किया उसमें उन सेना का विलय कर दिया। इससे अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी, कंपनी के पास बहुत बड़ी विशाल सेना प्राप्त हो गई। यानी जगह जगह पर ये सभी रजवाड़ों को धीरे धीरे क्या लगे, एक सेना की टुकड़ी देते और एक रेजिडेंट देते जो सलाहकार कहलाता था। इसी के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला कोई भारत में ऐसा बड़ा संघ नहीं था कि जो इनके खिलाफ लड़ सके। और यही क्या कर ली, अब अपनी मध्यस्थता स्थापित कर ली, यानी एक रजवाड़े के बाद जो दूसरा रजवाड़ा हुआ करता था, जैसे मराठा हैदराबाद हो गया है, या मराठा निजाम हो गए, ठीक, मराठा अवध हो गया, मराठा दिल्ली मुगल हो गए, ये दोनों जैसे ये रजवाड़े आपस में लड़ा करते थे, तो अब इनके बीच मध्यस्थता स्थापित कर लिए कौन, अंग्रेज। यानी इधर भी सहायक संधि स्वीकार करवा दिए, उधर भी सहायक संधि स्वीकार करवा दिए, यानी दोनों के पास सहायक संधि। और सहायक संधि में होता था कि बिना आदेश का न युद्ध करना है, न संधि करना है, न मैत्री करना है, यानी आप हमारे जब तक कंपनी नहीं करेगी तब तक आप आपस में लड़ेंगे नहीं, ये सहायक संधि का नियम होता था। ठीक, आपस में नहीं लड़ना है। जब कोई बाह्य राज्यों से, दूसरे राज्यों से मतलब आक्रमण करे, दूसरे राज्यों का मतलब अपने देश के बाहर से कोई अंतरराष्ट्रीय आक्रमण हो, उसमें आप लोग लड़ेंगे एक साथ मिलकर के, आपस में नहीं लड़ना। सहायक संधि का यही सिस्टम था। अभी आपस में के बीच में क्या कर लिए, मध्यस्थता कर लिए। अब कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवाद में क्या हो गई, मध्यस्थता स्थापना कर ली। और जब मध्यस्थ हो गई तो ये जितने भी रजवाड़े थे आगे सब वही, कुछ नहीं इनके पास बचेगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इनका राजा रजवाड़े के पास जो भी संपत्तियां थी धीरे धीरे कर्ज में बदलने लग जाएंगी। कर्ज में कैसे बदलेंगी, राजा रजवाड़े जो थे इनकी सब कुछ, सेना की जो टुकड़ी थी, सैनिक प्रशासन, इन पे खर्च बहुत ज्यादा गिरने लगे। और खर्च जो गिरने पड़े तो जो छोटे छोटे रजवाड़े होते थे कैश नहीं दे पाने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे इन रजवाड़ों पर कर्ज का बोझ लदते गया। आने वाले समय में धीरे धीरे ये रजवाड़े खुद ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गए और अपनी पूरी एरिया को किसको सौंप दिए, उन्हीं को सौंप दिए। उसके साथ साथ अंग्रेजों की जो टैक्स व्यवस्था थी, हमने पिछले समय में जो रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये सारी जो व्यवस्थाएं बताया,
इन टैक्स को, इन व्यवस्थाओं के तहत इनका भारत में जो टैक्स वसूलने का कार्यक्रम था, इन टैक्स की वजह से भी भारतीय यहाँ के जो किसान थे ये सब परेशानी झेलने लगे। और इसके साथ साथ अब सभी जो बड़े बड़े रजवाड़े थे इन पे भी सैनिक प्रशासन का बोझ होने लगा, क्योंकि सैनिक का खर्च अलग होता है और उस खर्च को लेने के लिए खर्च दिनों के दिन ब्रिटिशर्स के हाथ बढ़ते गए और भी ये लोग बढ़ाते गए कि नहीं इतना पैसा दीजिए तभी हम आपकी सुरक्षा देंगे, नहीं तो हमारी बाकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब डर की वजह से उनको सुरक्षा देना होता था और उनके पास और भी आय के ज़्यादा इनकम नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कृषि हुआ करती थी, कृषि में भी इन्होंने अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं लगा करके टैक्स वसूलने का काम कर दिया था। ठीक, अब ब्रिटिशर्स जितनी भी कमाई होती सारी कमाई लेकर के कहाँ चले जाते, लंदन जाते, ठीक ब्रिटेन पहुंचाते वहां पर। अब इधर से भारतीय राजाओं को आपस में कर्ज के होते होते अधिकतर जितने भी सहायक संधि को स्वीकार किए वो बाद में इन्हीं के गुलाम बन करके और सब कुछ अंग्रेजों को ही सौंपना पड़ा इनको। ठीक, ये रही सहायक संधि। सहायक संधि को लेकर के ही एक इतिहासकार सर टॉमस मुनरो हुआ, उन्होंने कहा कि जो देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र होती है अथवा वह सब जो देश को एक प्रतिष्ठित देश बनाते हैं, इन्होंने क्या कहा, सर टॉमस मुनरो ने कहा था कि जो देशी रियासतों की अपनी स्वतंत्रता होती है और उसी के साथ साथ जो उनका राष्ट्रीय चरित्र होता है, ठीक, उन्होंने इसके साथ साथ वह सब कुछ जो देश को एक प्रतिष्ठित देश बनाते हैं वो सब कुछ किसने, जो रजवाड़े हैं, ये सब किसको सौंप दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक, और ये मूर्खतापूर्ण काम था। ठीक, इसी तरह जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, ठीक, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, उनको लास्ट में हार मान करके इनको सहायक संधि को अपनाना पड़ा और सहायक संधि को अपना करके वो भी ब्रिटिश का क्या बन गए, गुलाम बन गए। तो आइए हम इसमें देखेंगे। अब सहायक संधि आशा है कि जितने बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ बातें फिर हम रिपीट कर देंगे उसी में। ठीक, आइए नोट करते हैं अब थोड़ा सा। ठीक, लॉर्ड वेलेजली लिखेंगे, वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। इसके पहले अगर पूछा जाता है तो फ्रांसीसी गवर्नर जो हुआ था डुप्ले, उसने भी गोवा में जो है पहले सहायक संधि वहां के राजाओं को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए किया कि यानी आप कुछ हमको टैक्स दीजिए, हम आपको सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वास्तविक रूप से जो है लॉर्ड वेलेजली को ही माना जाता है कि सहायक संधि इसने स्वीकार किया था, लिखिएगा मतलब लागू किया था भारत में। लिखिएगा लॉर्ड वेलेजली ने, लिखेंगे इसी ने सहायक संधि की स्वीकार की, इसी ने सहायक संधि की स्वीकार, इसी ने सहायक संधि की शुरुआत की, इसी ने सहायक संधि की शुरुआत की, इसी ने क्या किया था, सहायक संधि की क्या किया, शुरुआत किया। ठीक, कौन, लॉर्ड वेलेजली। लिखेंगे और भारतीय राजाओं ने सहायक संधि को स्वीकार किया, और भारतीय राजाओं ने सहायक संधि को स्वीकार किया। ठीक, नोट कर लीजिए, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की और जो भारतीय राजा थे, भारतीय नरेश थे, इन्होंने क्या किया, सहायक संधि को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक, लिखेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य हुए, कौन कौन से रजवाड़े थे, सहायक संधि स्वीकार करने वाले रजवाड़े, सहायक संधि स्वीकार करने वाले। ठीक, सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो रजवाड़े हुए, एक एक रजवाड़े के बारे में लिखेंगे स्टार बना करके। ठीक, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिखिएगा पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी। ठीक, नोट करते रहिएगा, 1798 ईस्वी। दूसरा मैसूर। ठीक, तंजौर 1799 ईस्वी। ठीक,
इसके बाद नोट करेंगे स्टार बना करके। इसके बाद 1801 ईस्वी, 1 ईस्वी, ठीक, अवध, अवध। देखिएगा अवध में तो प्रयागराज के संधि जब हुई थी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और यहाँ के नवाब शुजाउद्दौला के बीच, उसी समय लगभग सहायक संधि स्वीकार करने की बात आई थी और संधि हुई भी थी। लेकिन उस समय पैसे की लेन देन की ज्यादा बात नहीं थी कि हम जो आपको सेना दे रहे हैं आप हमेशा अस्थायी रूप से ही पैसा देते रहिएगा। बस हुई थी कि सेना दे रहे हैं तो पैसा देना होगा, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं हुई थी। अस्थायी रूप से इसी में हुई, इसलिए 1801 ईस्वी में अवध। ये जितने भी रजवाड़े सहायक संधि स्वीकार कर रहे हैं, समझिए कि ये अपना सब कुछ खो चुके हैं। यानी जो सर टॉमस मुनरो ने कहा था कि एक देशी रियासत को जो उसकी स्वतंत्रता होती है, जो उसका राष्ट्रीय चरित्र होता है, अथवा वो सब जो उसको एक प्रतिष्ठित देश बनाते हैं, एक राजा रजवाड़ा बनाते हैं, ठीक, वो सब कुछ बेच करके क्या कर लिया इसने, गुलामी को स्वीकार कर लिया, अपनी सब कुछ स्वतंत्रता बेच करके क्या कर लिया इन्होंने, सुरक्षा मोल ले लिया। किससे? ब्रिटिशर से सुरक्षा मोल ले लिया। ठीक, 1801 ईस्वी में अवध। आगे की तरफ लिखेंगे 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में पहले पूना का पेशवा जो था, ठीक, पूना का पेशवा, पूना में जो हुआ करते थे पेशवा हुआ करते थे, ठीक, कौन? पेशवा, लिखेंगे पेशवा, ठीक। बेसिन की संधि के बाद अपनाए थे, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि कब हुई थी? आंग्ल मराठा युद्ध में जाकर देखें, ठीक, पेशवा ने स्वीकार कर लिया। कहाँ का पेशवा? पूना का पेशवा, ठीक। मराठा 5 भागों में बढ़ चुके थे, तो जो पूना का पेशवा हुआ करता था मराठाओं का, उसने 1802 में सहायक संदेश स्वीकार कर लिया था। आगे की तरफ लिखेंगे 1803 में, 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में जो भोंसले हुआ करते थे, ठीक, ये भी क्या हुआ करता था? मराठाओं का ही एक हिस्सा था भोंसले, ठीक। इसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। कौन? भोंसले ने, ठीक। कहाँ ये शासन करते थे? बरार में, ठीक, बरार, ठीक, बरार के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के नीचे बरार के क्षेत्रों में इनका शासन था। आगे लिखेंगे सिंधिया फिर स्वीकार कर लिए। कौन? सिंधिया, ये भी मराठा का ही हिस्सा हुआ करता था। सिंधिया, सिंधिया परिवार आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। तो सिंधिया इन्होंने फरवरी 1804 ईस्वी में इसने भी क्या कर लिया? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। नोट कर लीजिए। देखिए सब धीरे धीरे साम्राज्य एक तरफ से क्या कर रहे हैं भाई, उनको इतना अंग्रेजों ने बता दिया कि आपको भाई ऐसे ऐसे डर है, आपको सुरक्षा चाहिए। सभी रजवाड़ों से मिल करके लॉर्ड वेलेस्ली ने सबको सहायक संधि के बारे में बता करके सहायक संधि स्वीकार करवाने के लिए, ठीक। आगे की क्रम में लिख लेंगे इसी प्रकार क्या हुआ? जोधपुर, जयपुर, ठीक, 1804 के बाद जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर। आगे लिख लेंगे इसके बाद मछेरी, मछेरी, बूंदी, बूंदी, भरतपुर, भरतपुर, ठीक। ये सब राजस्थान के जो क्षेत्र थे, ये भी रजवाड़े क्या कर लिए? सहायक संधि स्वीकार कर लिए, ठीक। किससे? लॉर्ड वेलेस्ली से। कोष्टक में नोट में नीचे लिखेंगे, नोट, नोट में लिखेंगे इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। नोट, नोट में लिखिएगा इंदौर के होलकरों ने, इंदौर, ठीक, इंदौर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ही पड़ता है। इंदौर के होलकरों ने, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। नोट हो गया पूरा, ठीक, नोट हो गया ना। नीचे लिखिएगा सहायक संधि, हेडिंग डाल करके सहायक संधि क्या चीज होती है 2 लाइन लिख लीजिएगा। नीचे लिखिएगा सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि। हाँ, कुछ लोग इसको भी पूछ रहे हैं कब हुआ था, तो 1805 में ये सब स्वीकार किए थे। बताए तो हैं अभी कि 1804 के बाद ये स्वीकार किया, 1805 ईस्वी, ठीक। नोट कर लीजिए उसको भी। आगे की तरफ लिखिएगा सहायक संधि क्या चीज होती है। लिखिएगा इसमें सहायक संधि में 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच, 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु, 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता कर लेना ही, आपसी समझौता कर लेना ही
सहायक संधि कहलाता है। आपसी समझौता कर लेना ही सहायक संधि कहलाता है। आगे लिखेंगे स्टार बना करके उसी के नीचे। लेकिन भारत में ब्रिटिश प्रभाव के कारण, प्रभाव के आधार पर, लेकिन भारत में ब्रिटिश प्रभाव के आधार पर, लेकिन भारत में ब्रिटिश प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ बदल जाता है। लिखिएगा उसी में कि वह अव्यवस्थापूर्ण, कि वह अव्यवस्थापूर्ण, अव्यवस्थापूर्ण किसी विशिष्ट शक्ति का, किसी विशिष्ट शक्ति का, किसी विशिष्ट या श्रेष्ठ शक्ति का सहायता लेना हो जाता है। किसी विशिष्ट या श्रेष्ठ शक्ति का सहायता लेना हो जाता है। सहायता लेना हो जाता है। सहायता लेना हो जाता है। फिर आगे उसी में लिखिएगा, इसके द्वारा अब रियासतों को, इसके द्वारा अब रियासतों को वास्तविक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा। 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 ठीक, का हनन किया जाने लगा। का हनन किया जाने लगा। संप्रभुता एक शब्द आया है। संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी राज्य है और उस राज्य की कुछ न कुछ निजी आंतरिक शक्तियां होती हैं। ठीक, निजी आंतरिक का मतलब कोई भी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से उसके पास शक्तियां होती हैं कि कोई भी बाहर के मामले को और अंदर के मामले को कोई भी स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता है और उस निर्णय के अलावा कर सकता है उसको। ठीक, जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये संप्रभुता उसको कब मिली, प्रभुत्व संपन्न कब घोषित हुआ गणराज्य, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके पहले वो संप्रभु नहीं था, किसी के अधीन था। आजादी हमको 47 में ही मिली, लेकिन संप्रभुता उसके बाद भी हम अंग्रेजों के ही अधीन, उनके द्वारा बनाए गए जो कुछ भी नियम कानून थे उसी के आधार पर जब पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद ही हम जो है संप्रभु घोषित हुए। और संप्रभु का मतलब है कि कोई भी हम आंतरिक मामला हमारा हो या बाह्य मामला हो दूसरे देशों के साथ, उसमें हम खुले रूप से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, किसी की शक्तियां उसमें बाध्यता न हो, यानी किसी के हम बाध्य न हो। लेकिन यहाँ पर जो रजवाड़े थे उनकी जो संप्रभुता था उनको धीरे धीरे अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो गवर्नर जनरल थे, ये हनन करने लगे सहायक संधि के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो आपकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है वो हम करेंगे। ठीक, इन्होंने बस एक तरीके से उनको बताया कि हम हस्तक्षेप की नीति अपना रहे हैं, आपके राजनीतिक व्यवस्था में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उनकी संप्रभुता को इसने क्या कर लिया, छीन लिया। कैसे छीन लिया? इन्होंने कहा था कि बिना कंपनी के आदेश से आप किसी से न युद्ध कर सकते हैं, न संधि कर सकते हैं, न उससे मित्रता रख सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने संप्रभुता को खत्म कर लिया। नीचे नोट में लिखिएगा, नोट बना करके लिखिएगा, इतिहासकार सर टॉमस मुनरो के अनुसार, इतिहासकार सर टॉमस मुनरो के अनुसार, इतिहासकार सर टॉमस मुनरो के अनुसार डैश देख लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, देशी रियासतों, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता कामा राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब, अथवा वह सब, वह सब जो देश को प्रतिष्ठित, जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली, उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली, उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। ठीक, इतिहासकार सर टॉमस मुनरो ने यही कहा कि जो रियासतें थीं जो सहायक संधि स्वीकार की, उन्होंने क्या किया, कहा कि जो इनकी स्वतंत्रता थी, संप्रभुता थी उसको, और इनका जो राष्ट्रीय चरित्र था जो उसको एक प्रतिष्ठित देश बनाती हैं,
ठीक, वो सब कुछ इन्होंने दे करके सहायक संधि को स्वीकार करके क्या कर लिया, सुरक्षा खरीद लिया, यानी उसको सब कुछ अपना दे करके, अपनी स्वतंत्रता से लेकर के अपना बैलेंस सब कुछ दे करके उनने क्या कर लिया, सुरक्षा व्यवस्था खरीद लिया। ठीक, और उस सुरक्षा व्यवस्था से तो जीवित नहीं रह सकते। ठीक, तो यही चीज है, उनकी गलती को बताया सर थॉमस मुनरो जो था। ठीक, ये सहायक संधि स्वीकार करने वाले थे। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा और इसी प्रकार अंग्रेज अपने शक्तियों का विस्तारित तरीके से क्या करेंगे, प्रभुत्व स्थापित करेंगे। ठीक, सहायक संधि से क्या लाभ हुआ था, मेंस की परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, अभी इसके पहले जो हमने कहानी बताई है उस कहानियों में पूरा उसको बताया है कि क्या लाभ हुआ कंपनी को और इससे हानियां क्या हुई। इसको भी हानियों में भी अगर हम देखें तो जो यहाँ के रजवाड़े थे एक कर्ज में, दिनों के दिन कर्ज में ढलते चले गए और कर्ज में ढलते ढलते इतने ज्यादा बोझ हो गया कि लास्ट में इनको अपना सब कुछ ही देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। यही बड़े रजवाड़ों को भी हाल हुआ। और यहाँ पर जो भी कृषि के और भी कार्य थे, हमने बताया था कि इनके जो टैक्स व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं के हिसाब से किसान भी एकदम त्रस्त हो गया और किसान जब त्रस्त हो गए तो सब कुछ उनको भी खेती बाड़ी से लेकर के सब कुछ क्या करना पड़ा। अधिकतर किसान विवश होकर के टैक्स भी नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो उनके रियासतें छोड़कर दूसरों को दिया जाने लगा। इस प्रकार से त्रस्त होकर के ही बहुत ज्यादा भारत को नुकसान होने लगा। और यहाँ के जो धंधे हुआ करते थे, हस्तशिल्प कला हुआ करती थी उस समय के जो राजा रजवाड़े थे, तो जब राजा रजवाड़े ही हस्तशिल्प कलाओं का बहुत भारी मात्रा में सहयोग भी करते और इसके जो विदेशी व्यापार होते उसको भी अपनाते, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कार्य ही कर दिया कि इनको कर्ज में बदलने लगा, तो ये हस्तशिल्प को खुद सहयोग नहीं दे पाते थे, जिससे वो भी उद्योग धंधे और जो कलाकार थे और जो इनके निजी सैनिक हुआ करते थे राजाओं के, जो सुरक्षा व्यवस्था के, इनके पास आधुनिक तकनीकी नहीं थी, इसलिए वो फेल होते चले गए, बेरोजगार होते चले गए और उनको भी धीरे धीरे बेरोजगारी का सामना करने पड़ते पड़ते ठीक धीरे धीरे बहुत निचले स्तर पर चले गए। ठीक, ये सारी चीजें नुकसान हुई। इस प्रकार से आप मेंस में भी वो अपना दे सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ हम इसमें लिखेंगे, लिखिएगा स्टार बना करके, 1799 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसी के एक छोटे बच्चे को इन्होंने उसकी गद्दी पर बैठाया और बाद में इसको भी 1799 में ही क्या कर लिया, मैसूर को क्या कर लिया, सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, लॉर्ड वेलेजली ने। चलिए आगे की तरफ देखेंगे, लिखिएगा उसी में 1803 और 1804 ईस्वी के बीच, 1803 से 1804 ईस्वी के बीच, 1803 और 1804 ईस्वी के बीच, 1803 और 1804 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, मराठा उस समय 5 भागों में बटे हुए थे। ठीक, लिखिएगा थोड़ा सा यहाँ, 1803 और 1804 ईस्वी के बीच, ठीक, ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ। ठीक, आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ। ठीक, क्या हुआ लिखिएगा नीचे, तत्कालीन समय में मराठा 5 भाग्यों में बटे थे। तत्कालीन समय में, तत्कालीन समय में, तत्कालीन समय में मराठा 5 भागों में बटे थे। 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 ठीक, कौन कौन से 5 भाग थे, थोड़ा उसको नोट करेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र, ठीक, एक तरफ क्षेत्र लिखेंगे और दूसरे तरफ लिखेंगे शासक। ठीक, नोट करिएगा नीचे, नोट करते जाइए। पहला बरार, भोसले। बरार में कौन थे, भोसले। क्षेत्र था बरार और इसमें हुआ करते थे भोसले। भोसले। ठीक, दूसरा नोट करेंगे पूना। पूना, अब पूना में कौन हुआ करता था, पेशवा। और यही सबसे पहले क्या किए थे, इन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद भोसले किए थे, तब सिंधिया और होलकरों ने नहीं किया। ठीक, तीसरा लिखेंगे इसमें बड़ौदा। बड़ौदा,
ठीक, गुजरात वाले क्षेत्रों से बड़ौदा, इसमें गायकवाड़, गायकवाड़, गायकवाड़। ठीक, चौथा लिखेंगे इसमें ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में जो हुआ करते थे सिंधिया। ठीक, सिंधिया, नोट करते रहिए सिंधिया। फिर अगला लिखेंगे इंदौर, क्या इंदौर, इंदौर में जो हुआ करते थे शासक के होते होलकर, इन्होंने सहायक संधि को नहीं स्वीकार किया था। ठीक, और इसमें पूना वाले सबसे पहले स्वीकार किए थे, ये थे मराठा। फिर आगे लिखेंगे 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स की स्थापना किया। फोर्ट विलियम्स, विलियम्स कहाँ, कोलकाता में। फोर्ट विलियम्स की स्थापना की, विलियम्स की स्थापना की किसने, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। नोट करिएगा फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स का क्या था, किला था, उसमें बनाया गया प्रेसिडेंसी। ठीक, प्रेसिडेंसी जहां से शासन प्रशासन कंपनी का क्या हो सके, चल सके। आगे की तरफ लिखेंगे 1799 में ही एक चीज लिख लीजिएगा, 1799 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1799 ईस्वी में क्या हो गया, इन्होंने प्रेस पर कंट्रोल किया गया, प्रेस पर कंट्रोल किया गया, प्रेस पर कंट्रोल किया गया। यानी जो इनकी काम थी राजे रजवाड़े पर जो चल रहे थे या जो इनकी व्यवस्थाएं चल रही थी, कंट्रोल किया गया, किया गया। ठीक, प्रेस पर क्यों कंट्रोल किया गया, जो 1799 में इसीलिए कंट्रोल किया गया कि जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे थे, राजे रजवाड़ों को जो सहायक संदेश स्वीकार करना पड़ता था। ठीक, और भी जो दुराचार हुआ करते थे, ये दूसरे कोई बात, दूसरे रजवाड़े तक ये बात न पहुंचे, इसको छिपाने के वजह से इन्होंने प्रेस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आगे की तरफ, यानी ब्रिटिश नियंत्रण था, जो भी बातें छपे ये ब्रिटिशर्सों के बारे में ही छपे, ऐसा छपे कि मतलब अच्छे अच्छे चीजें जो हो रही हैं भारत में उसको दिखाया जाए, खराब चीजों को, या भारत में और भी किस तरीके से हम भारतीयों को गुलाम बना रहे हैं, इन सारी चीजों को न दिखाया जाए। तो ब्रिटिशर्स को क्या किया गया, इसमें प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया। ये रहा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। इस प्रकार से सहायक संधि स्वीकार करते हुए कई रजवाड़े भारतीयों के अभी धीरे धीरे क्या बन गए, गुलाम बनने लगे। ठीक, आगे की तरफ हम लॉर्ड वेलेस्ली के बाद अब जॉर्ज बार्लो को पढ़ते हैं। ठीक, वो अगली कक्षाओं में हम मिलते हैं आपसे। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, और भी जो आपके सगे संबंधी और भी कोई घर परिवार से जितने लोग मिलते हैं, तैयारी करने वाले नहीं भी हैं, तो उनके मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें कि और लोगों तक पहुंच भी पाए और हमारा चैनल मोनेटाइज की तरफ अग्रसर हो। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।